नमस्कार। तो चलिए आज निकलते हैं भारत की कलात्मक विरासत की एक बड़ी ही रंगीन यात्रा पर। ये कहानी सिर्फ रंगों की नहीं है, ये कहानी है हमारी परंपराओं की और उन अनगिनत कलाकारों की जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से भारत की आत्मा को अपने कैनवास पर उतारते आए हैं। कभी सोचा है कि क्या भारत को उसकी कला से पहचाना जा सकता है? सवाल तो बड़ा है ना? क्योंकि देखिए, भारत के हर कोने की अपनी एक अलग ही कलात्मक पहचान है। एक ऐसी पहचान जो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के इतिहास और लोगों के जीने के तरीकों को दिखाती है। तो चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारे आज के इस कलात्मक सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम उत्तर से शुरुआत करेंगे, फिर घूमेंगे पूरे देश में पूर्व, पश्चिम, मध्य और दक्षिण, और आखिर में कुछ जरूरी बातें भी देखेंगे जो एग्जाम्स के लिए भी काम की हैं। तो बस तैयार हो जाइए, ये सफर शुरू करते हैं। तो अपनी यात्रा का पहला पड़ाव है उत्तर और मध्य भारत। एक ऐसी जगह जहां का हर रंग एक कहानी कहता है और हर कलाकृति वहां की संस्कृति का एक जीता जागता आईना है। सोचिए जरा, एक तरफ कश्मीर की वो बारीक मिनिएचर पेंटिंग जिसमें हर छोटी से छोटी चीज को कितनी खूबसूरती से बनाया जाता है, और दूसरी तरफ पंजाब की वो रंग बिरंगी फुलकारी जिसका मतलब ही है फूलों का काम। सच में उत्तर भारत की ये वैरायटी कमाल की है। और फिर उत्तराखंड की शुभ ऐपन कला है और उत्तर प्रदेश की संजी कला जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये सभी अपने आप में कितनी अनोखी हैं, है ना? अच्छा, अब चलते हैं भारत के दिल की तरफ, यानी मध्य भारत। यहां आपको मिलेगी राजस्थान की फड़ चित्रकला जो लंबे लंबे कपड़ों पर वीर गाथाएं सुनाती है। और फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको आदिवासी जीवन की एक खास झलक देखने को मिलेगी गोंड और सोहराई कला में। गोंड कला की बात करें तो इसकी खासियत वाकई बड़ी दिलचस्प है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, आप समझिए ये प्रकृति और आदिवासी कहानियों का एक जीता जागता रिकॉर्ड है। इसमें बनाई गई हर एक बिंदी, हर एक लकीर का एक गहरा मतलब होता है। जैसे अगर एक हिरण का चित्र है तो वो सिर्फ एक जानवर नहीं है, हो सकता है वो जंगल की आत्मा का प्रतीक हो। चलिए अब अपना रुख मोड़ते हैं पूर्व और पश्चिम भारत की ओर। यहां आकर देखते हैं कि कैसे कला में परंपरा और नई सोच यानी इनोवेशन का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। पूर्वी भारत तो सच कहूं कला का एक पावर हाउस है। सोचिए बिहार की वो विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, बंगाल का पटचित्र जो कहानियां सुनाता है। पता है, पुराने जमाने में घूमने वाले कथाकार इसका इस्तेमाल कहानियां सुनाने के लिए करते थे। और फिर ओडिशा का वो आध्यात्मिक पटचित्र, ये सब मिलकर भारत की कलात्मक दौलत को दिखाते हैं। अच्छा, मधुबनी कला को पहचानना बहुत आसान है। इसके जो जटिल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं और जो चटकीले रंग इस्तेमाल होते हैं वो इसकी खासियत हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कला मुख्य रूप से महिलाएं ही बनाती हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। अक्सर त्योहारों और शादियों में घरों की दीवारों को इसी से सजाया जाता है। अब जरा पश्चिमी तट पर चलते हैं। यहाँ महाराष्ट्र की वारली चित्रकला है। इतनी सादगी है इसमें कि बस मन मोह लेती है। अपने बेसिक तिकोने इंसानी आकारों से ये जिंदगी का जश्न मनाती है। फिर गुजरात की रोगन कला और गोवा की अजुलेजो स्टाइल आर्ट जिस पर पुर्तगाली असर साफ दिखता है, ये सब यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। इस पूरे कलात्मक यात्रा में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, वो ये कि कुछ आर्ट फॉर्म्स राज्यों की सीमाओं में बंधे नहीं है। जैसे सोहराई कला को ही ले लीजिए, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों जगह फसल के त्योहारों का हिस्सा है। और म्यूरल पेंटिंग यानी दीवारों पर होने वाली चित्रकारी, इसकी परंपरा आपको उत्तर प्रदेश से लेकर सीधा केरल के मंदिरों तक देखने को मिल जाएगी। ये दिखाता है कि कैसे हम सब एक साझा सांस्कृतिक धागे से जुड़े हुए हैं। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत। यहाँ की कला में आपको प्रकृति और आध्यात्मिकता बहुत गहराई से बसी हुई मिलेगी। दक्षिण भारत को देखिए, ये अपनी क्लासिकल और बहुत ही डिटेल्ड आर्ट के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु की तंजावुर पेंटिंग जिसमें सोने की परत और कीमती पत्थर जड़े होते हैं, आंध्र प्रदेश के कलमकारी और केरल के कलमेझुथु जो जमीन पर बनाई जाती है और बहुत विशाल होती है पर टेम्परेरी होती है। इन सब में एक बात कॉमन है, भक्ति और डिटेलिंग पर जबरदस्त फोकस। कलमकारी नाम से ही पता चलता है, कलम से किया गया काम। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरी तरह से नेचुरल है। इसमें बांस की कलम का इस्तेमाल होता है और रंग भी सब्जियों से बनते हैं। और इन्हीं से कपड़े पर रामायण और महाभारत की पूरी पूरी कहानियां पेंट कर दी जाती हैं। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। यहाँ की कला तो प्रकृति से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है।
बांस, केन और लकड़ी का काम यहाँ सबसे ज्यादा होता है। सिक्किम की बौद्ध थंका पेंटिंग, जो असल में मेडिटेशन का एक तरीका है, और असम के मझुली में मठों में बनने वाले वो खास मुखौटे, ये सब यहाँ की एक अलग ही सांस्कृतिक पहचान है। तो इस पूरी यात्रा के बाद अब जरा कुछ मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। ये वो चीजें हैं जो अक्सर जनरल नॉलेज और एग्जाम्स में बहुत काम आती हैं। एक तरह से ये हमारी चीट शीट है। तो फटाफट याद कर लेते हैं। मधुबनी का कनेक्शन है बिहार से, जो ट्रेडिशनली शादियों के लिए बनाई जाती थी। वारली है महाराष्ट्र से, जो अपने सिंपल ट्रायंगल वाले इंसानों के लिए फेमस है। फड़ चित्रकला है राजस्थान से, जिसमें लोक देवताओं की कहानियां होती हैं। कलमकारी आंध्र प्रदेश से, जो अपने नेचुरल रंगों के लिए मशहूर है। पट्टचित्र ओडिशा से, जो कपड़े के स्क्रोल पर बनती है। और आखिर में थांका सिक्किम और अरुणाचल से, जो बौद्ध फिलॉसफी को दिखाती है। ये लिस्ट बहुत जरूरी है। और आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सारी कलाएं सिर्फ म्यूजियम में रखने वाली पुरानी चीजें नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा विरासत है जो आज भी हमारे बीच सांस ले रही है और अपनी कहानियां कह रही है। सोचिए, हर एक रंग, हर एक पैटर्न, हर एक कहानी जो इन कलाओं में हमें दिखती है, वो असल में भारत के लोगों, उनके विश्वासों और उनकी जिंदगी का ही तो एक आईना है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो सीधे सीधे भारत की आत्मा की कहानी है। और ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में इन अनमोल परंपराओं को हम कैसे जिंदा रख सकते हैं? इन्हें कैसे बचाया जा सकता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख सकें, समझ सकें?